हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम ग्रेविटेशन की टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड थे डायरेक्टली। तो इस पूरे चैप्टर से नॉर्मली एक क्वेश्चन तो हर साल ही आता है, मे बी कि वो 2 पूछ लेते हैं और डिपेंड करता है आपकी किस्मत कितनी अच्छी है वो, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन किस्मत कि उसके दिमाग में अगर ये बैठ गया कि 2 देना है तो 2 देगा, अदरवाइज एक तो डेफिनेटली आएगा ना। और अच्छी बात नीट में ये है कि इससे आने वाला क्वेश्चंस इजी कैटेगरी में रहेगा, ज्यादा ज्यादा एवरेज तक आ सकता है, उससे ज्यादा ऊपर लेवल पे नहीं जाएगा। सो आज जो बेहतरीन टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी डिस्कशन देखते हैं, और आपने कंसेप्ट सीखना है, उनको सीखना है क्वेश्चंस को, और उनमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट को भी सीखना है कि यार फर्दर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से प्रैक्टिस करके आओगे। ओके, तो ये तो डेफिनेट मान के चलो कि यार यहां से इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है और मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं, तो सिक्योर कर लो आप अपने मार्क्स, इतने मार्क्स में गेन करके आऊंगा। ओके, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे ना, देख लेते हैं पहले वो दोनों क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं उसमें कितना दम था, और उनको आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं विद इन पर्टिकुलर टाइम, या फिर उनमें से एक तो डेफिनेटली कर ही लेंगे ना। एक में थोड़ा लेंथी प्रोसेस लगेगा, कंसेप्ट भी भूल गए, तो एक तो आराम से कर सकते हो मस्त तरीके से, ठीक है। तो कर लेता हूं सबसे पहले लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन, फिर और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं सबकी डिस्कशन, सबको कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का बॉस। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्लियर है, आप पढ़ लो, मैं जल्दी से उसको पढ़ लेता हूं। और इसमें पढ़ने के बाद जो लैंग्वेज यूज की गई है ना, जो टर्म्स यूज किए गए हैं उन पे ध्यान देना है ना, उन्हीं से इंफॉर्मेशन निकालनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट यूज करना है ना। बहुत इजी होता है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना। तो उसने बोला एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज वी, ठीक है सर। उसने बोला ये अर्थ है ना, लेट्स से इसकी रेडियस r है अर्थ की, और इसका मास है m, ठीक है। यहां से एक बॉडी को फेंक दिया गया, ठीक है, और जब इससे फेंका गया तो इसकी एस्केप वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू समथिंग v, है ना। इस तरीके से उसने बोला है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट। वो बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक कोई और प्लैनेट है, ठीक है, कोई एक प्लैनेट है, उसकी कुछ रेडियस होगी प्लैनेट की, ठीक है सर, रेडियस होगी, उसका अपना खुद का मास भी होगा। उसने बोला अगर बॉडी को मैं यहां से फेंकूं, बताओ उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। प्लैनेट से फेंकूं अगर, तो बताओ उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी अगर मैं उसको किसी प्लैनेट से फेंक दूं। तो भाई यार कैसे करना है, क्योंकि पहली बात तो ये एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो एस्केप वेलोसिटी होती क्या थी उसको लिख लो आप आराम से, ईमानदारी से। ओके, सो यार एस्केप वेलोसिटी होती थी आपके पास √2gm/r। आई होप सो सबको याद होगा, कोई टेंशन नहीं है। इस समय तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको, इसमें मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बताऊं या कोई और आपको बताऊं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अच्छा सर ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे जो समझने वाली बात है ना, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास ऑफ द प्लैनेट, मतलब वो अर्थ से फेंका जा रहा है किसी अदर प्लैनेट से फेंका जा रहा है, तो ये खुद के पार्टिकल मास पे तो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। जिस पार्टिकल को फेंका गया उस पर तो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये बचा r, यानी रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में यार क्या पूछा गया, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस, उस प्लैनेट की जो रेडियस है ना बॉस वो 4 टाइम्स है अर्थ की रेडियस की, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये गिवन है, आसानी से देखो आप। एंड द सेम मास डेंसिटी, मतलब यहां मास की बात नहीं करी, मास डेंसिटी की बात करी है। मान लिया अर्थ की डेंसिटी ρe है, तो प्लैनेट की जो डेंसिटी ρp होगी वो अर्थ की डेंसिटी के इक्वल गिवन है। और जब भी कभी क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी का और डेंसिटी से रिलेटेड बात करे, समझना बॉस, डेंसिटी से रिलेटेड तो आपको मास को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और मास को लिखना पड़ेगा 4/3 πr3, स्फीयर है ना, इनटू रो। तो बॉस इस वैल्यू को यहाँ पुट करके एस्केप वेलोसिटी की डिपेंडेंसी होती है r√ρ। जब इसको पुट करोगे ना तो ये रिलेशन आएगा, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड जेईई एस्पिरेंट्स एज वेल। बट नीट वाले तुम्हारे लिए तो भयंकर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मतलब यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी प्लैनेट। क्लियर है, ये याद रख लेना। अगर देखो तुम्हें डायरेक्ट याद होता तो ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना। आप क्या करेंगे, सपोज करो आप इसका रिलेशन बना लो, सबसे पहली वेलोसिटी अर्थ के सरफेस से ले लो, एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट के सरफेस पे ले लो, और किस कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एंड अंडर रूट में है आपकी डेंसिटी, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। तो आप लिख सकते हो अर्थ की रेडियस, प्लैनेट की रेडियस, अंडर रूट में डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। क्लियर है, जो बोला है पटक दो। अब जो बोला है ना उसने गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको उठा के यूज कर लो, उड़ा डालेंगे ना। कैसे सर, देखो भाई
देखो रेडियस कितनी है अर्थ की, तो अर्थ की रहेगी, ठीक है। प्लैनेट की रेडियस दे रखी 4 टाइम्स, पढ़ने से पता चल रहा होगा। और ये डेंसिटी सेम है, यानी रो ई तो है ही, प्लैनेट की डेंसिटी भी ई के इक्वल है, यानी कैंसिल, रेडियस कैंसिल, यानी वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो एस्केप वेलोसिटी है वो v दे रखी है, तो यहाँ पे v लिख दिया, मेरे को vp चाहिए, इक्वल टू यहाँ बचा मेरे पास 1/4, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया, vp इक्वल टू 4v, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम गाइस, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और याद रखेंगे जब भी डेंसिटी की बात करेगा, दिस इज द एक्सप्रेशन। अदरवाइज मास के टर्म्स में तो ये है ही, ब्रह्मास्त्र है आपके पास, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। तो यार जो सेकंड क्वेश्चन था, अब उसकी डिस्कशन करेंगे, उसका भी लेवल चेक करते हैं, देखते हैं क्या है कंसेप्ट। ओके धुरंधर खिलाड़ी, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो लास्ट ईयर ही पूछा गया था, एक ऑसम प्रॉब्लम, बेहतरीन कंसेप्ट। एक्चुअली इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट सिखाना चाहते हो, अगर नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे अप्रोच करके आएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और फिर ये भी एनालाइज करना कि आप अगर उस एग्जाम में बैठे होते तो आप इसको सॉल्व कर पाते कि नहीं, कम से कम टाइम में, है ना, कंसेप्ट आपको आता था कि नहीं। ओके लेट्स सी, क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ लो शिद्दत के साथ। मैंने बोला सबसे पहले क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में बोला एक पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी, मतलब अर्थ के सरफेस से जिसका मास m है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, और जब इसको ऊपर प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है kve, और बताया गया k लेस देन 1। अभी बताऊंगा इसका मीनिंग, अभी बताऊंगा, पहले और पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पे जो ve है वो ए एस्केप वेलोसिटी है, उसने बोला v इज द एस्केप वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ रीच्ड बाय द पार्टिकल, तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने के बाद अर्थ से ऊपर कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये पार्टिकल गया होगा, है ना, इसकी बात कर रहा है, यानी अर्थ के सरफेस से कितनी मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की होगी, ये हाइट हमने निकालनी है, ये हाइट इस वेलोसिटी के साथ इसको फेंकने के बाद। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या दे रखी है, तो ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है ना, जहां से फेंका वहां पे, इसको मान लो 0.1, और जहां तक वो गया मैक्सिमम हाइट तक 0.2 मान लो, ठीक है ना। तो उसने बोला जो k है ना, कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन वो 1 से कम है, ये अगर 1 से कम होगा मतलब ये वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी है, ये क्लियर हो रहा है इससे, क्योंकि k की वैल्यू 1 से कम है तो वेलोसिटी 1 से कम है, तो ये एस्केप वेलोसिटी है। अगर k 1 हो जाता तो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी हो जानी थी, ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाता, ये पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाता, ठीक है ना। तो फिर आप समझ जाएंगे पोजीशन उसकी इन्फिनिटी होनी थी, लेकिन उसने बोला k लेस देन 1 है, तो ये v लेस देन ve है, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया, इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, तो किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना, तो इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, चूंकि मैक्सिमम हाइट है, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो नहीं हो जाएगी भाई, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहां पे। अच्छा सर, तो सर कैसे करेंगे क्वेश्चन, हाइट निकालने के लिए ध्यान रखियो हमेशा, जब भी कभी किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से, किसी प्लैनेट के सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाया जाता है, मतलब प्रोजेक्ट किया जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना है हमेशा, यूज एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो उसने क्या किया बताया, 2 कॉन्सेप्ट यूज करा लिया आपसे, एनर्जी कंजर्वेशन और एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा बॉस, ध्यान से देखना। सर कैसे करते हैं, देखो भाई, जहां से फेंका यानी यहां पर नेट विल एनर्जी निकाल लो मैकेनिकल, और जहां तक वो मैक्सिमम गया यहां पे एनर्जी निकाल लो, और इनको इक्वल करो पहले तो। अब 2 तरीके की एनर्जी होगी पार्टिकल के पास, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी उसकी फर्स्ट पॉइंट पे, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। और आप ध्यान से देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं फर्स्ट पॉइंट पे, तो क्या होगी, हाफ mv, v क्या दे रखी है उसकी, ये रही v स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, याद करो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी माइनस g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ पार्टिकल ओवर सेंटर से इसकी डिस्टेंस, जो कि r के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब इसकी वैल्यू पुट करोगे माइनस आएगा, ध्यान से समझना, बस इजी है, देखो सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। इक्वल टू वो तेरी सर फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यार, हाईएस्ट पॉइंट पे तो वो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट, मतलब वहां पे तो वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। अब बचा आपका ये u को क्या लिखेंगे सर, देख यहाँ पे जब एनर्जी निकालोगे ना पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो कितनी आएगी सर, वो आएगी माइनस g ओवर सेंटर से डिस्टेंस लेने हैं यहां से यहां तक r प्लस एच, यानी हो जाएगी r प्लस एच, समझ गए, r प्लस एच, यू हैव टू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। और सर ये माइनस है, तो यहां जब पुट करोगे तो माइनस हो जाएगा, g m ओवर r प्लस
एच। अब बहुत आसानी से जो कैंसिल हो सकता है उसको कर लो, बस कैलकुलेशन करनी है, कंसेप्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही आपने इसको लिखा, थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे, एच निकालेंगे। देखो क्या कैंसिल हो सकता है सर, ये एम ना कैंसिल हो जाएगा, देखो पार्टिकल वाला बिल्कुल हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पे ना वैल्यू पुट करो, यहाँ पे है हाफ, और ये v की वैल्यू क्या दे रखी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी के वी ई, ठीक है, के वी ई का हो गया स्क्वायर, इसको उधर लेके जाएंगे, समझ गए, तो ये हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा जी एम बाई आर, और ये माइनस पहले से है, जी एम बाई आर प्लस एच। अब क्या करेंगे सर, ये वाला जो मास है ना पार्टिकल को, जो कैंसिल हो गया, तो अर्थ का मास है, ध्यान रखिए बॉस, दिस इज द मास ऑफ अर्थ। ओ तेरी की, अब ध्यान से देखो, ये के, ये वी ई क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी, मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन में एस्केप वेलोसिटी है ही नहीं, आर है, कांस्टेंट के है, उसके टर्म्स में आंसर चाहिए, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी तो आपको सपनों में आती है सर, वो क्या होती थी सर, देख भाई, ये होती थी √2gm/r। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूट हट जाएगा ना, मतलब मैं यहां लिखूंगा हाफ के स्क्वायर इंटू gm/r एंड दिस इज 2 ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया गाइस gm/r माइनस gf1/r प्लस h। अब आपको सॉल्व करना है यार। अब देखो ये 2 से 2 उड़ा डालो, तो बचा क्या दोस्तों, बचा यहाँ पे के स्क्वायर और नीचे बचा r, ठीक है ना, इधर बचेगा क्या 1/r एंड दिस इज माइनस 1/r प्लस h। अब आप क्या करो, चूंकि h कैलकुलेट करना है तो ये वाला टर्म सेपरेट कर दो, इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके जाओ, तो 1/r प्लस h एंड दिस इज 1/r, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस के स्क्वायर बाई आर। धीरे धीरे आपको यहीं से आंसर दिखने लगेगा। सॉल्व करो इस इक्वेशन को, सॉल्व करने के बाद आपका h आना चाहिए बॉस, के आर स्क्वायर आएगा क्या, नो के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर आना चाहिए, आर के स्क्वायर ओवर 1 माइनस के स्क्वायर, दिस इज योर हाइट, मैक्सिमम इतनी हाइट तक हो जाएगा। अच्छा सर ये आपने डायरेक्ट लिख दिया, भाई कर सकते हो ना, ये आंसर आना चाहिए, ये आप चेक करना है, दिस इज द इक्वेशन, यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, छोटी सी प्यारी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हो जाएगा ना। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, देख लो आप, एनर्जी कंजर्वेशन, एस्केप वेलोसिटी दोनों यूज हो गए कि नहीं, बेहतरीन प्रॉब्लम नीट 2021 में, ओके ऑसम ना। तो हर कंसेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नीट फाइटर्स, अब बात करते हैं यार अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, और हर इंपॉर्टेंट कैटेगरी में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया है जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स सी, सो दिस इज द क्वेश्चन। बहुत टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, ठीक है, पढ़ लिया जाए। उसने बोला एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस r एंड देन द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पता क्या पूछ रहा है, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बनाता हूं उसको, ठीक है। उसने बोला कि अर्थ है और अर्थ की जो रेडियस है वो r है, अर्थ का मास m है। तो उसने बोला अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को हम किसी हाइट तक लेके जा रहे हैं और वो हाइट दे रखी है उसको 3r, रेडियस की 3 टाइम्स ग्रेटर, रेडियस की गाइस 3 टाइम्स ग्रेटर। तो उसने बोला है जो बॉडी है उसका मास m है, व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द सरफेस टू ए हाइट ऑफ 3r, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू हैव टू कैलकुलेट। मतलब अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को जिसका मास m है, अगर उसको आप बहुत मैक्सिमम हाइट तक लेके जाओ तो बताओ ऐसा करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। वही होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या तो पूछेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पूछेगा वर्क, है ना, टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू अ गिवन मैक्सिमम हाइट। और सर वो जो हाइट है ना, ध्यान रखना बॉस, ये हाइट जो है ये देखो कितनी है, ग्रेटर देन r है। मतलब सर ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो बहुत ज्यादा हाइट है भाई, रेडियस ऑफ अर्थ से भी 3 गुना ज्यादा है। तो याद रखियो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा यू हैव टू यूज mgh ओवर 1 प्लस h/r। डायरेक्ट यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन टू सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे, जो h है वो बहुत कंपैरेटिवली रेडियस ऑफ अर्थ होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ये समझना। पुट अप करो, ये याद रखना है बस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। अच्छा सर अगर h 3r नहीं दे रखा था और क्या दे सकता है, 2r दे सकता था, r के इक्वल दे सकता था, r/2 दे सकता था, r/3 दे सकता था, r/4, मतलब रेडियस के कंपैरेटिवली होगी। जो h है ये लेस देन 1000 किलोमीटर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर mgh यूज होता है केवल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए, mgh यूज होता था अगर वो कंपैरेटिवली टू r है ना। ऐसे याद रखना वो 1000 प्लस किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर ये यूज करेंगे। तो चलो भाई यूज करेंगे mgh, h की जगह बस क्या पुट करना है, कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस 3r ओवर r, कैंसिल, उड़ा डालो बॉस, ये बन गया 3mgr ओवर 4 एंड दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसी को बोलते हैं वर्क डन।
ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, अगली बार अगर ये नहीं दिया 3r तो 2r दे देगा कि 2r हाइट तक लेके जा रहे हैं, रेडियस ऑफ जो अर्थ की रेडियस है उसके इक्वल हाइट है या उसके हाफ है। इतने मतलब इससे ज्यादा तो वो जाएगा नहीं, वैसे कुछ भी दे सकता है, बस इतनी कम नहीं देगा कि mgh बनाना पड़ेगा। वो तुम्हें पता है, ये फॉर्मूला वैलिड होता है वेरी स्मॉल हाइट के लिए। ये फॉर्मूला वैलिड होता है जब हाइट वेरी वेरी स्मॉल टू r होती है, तब हम mgh यूज करते हैं। बस इतना याद रख लेना ना यार, टेंशन नहीं लेने का। जब भी हाइट रेडियस के टर्म्स में गिवन होगी, समझ जाना ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार एक और बेहतरीन सा ये क्वेश्चन, और ये सारे कंसेप्ट बहुत औसम माने जाते हैं। आपको भी पता होगा, मेरे को भी पता है, और हम सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं all the type of important problems, the top 10 numerical problems। क्लियर है? क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ लो और पढ़ते उड़ा डालो, मेरा इंतजार काहे को कर रहे हो, उड़ा दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाइट एट विच, है ना, हाइट एट विच वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ द वेट ऑफ सरफेस। मतलब पता है क्या बोल रहा है, सेम सेम सेम। देखो उसने बोला ये अर्थ है, इसकी रेडियस आ रहा है, इसका मास m है, ठीक है ना। उसने बोला वो हाइट बताओ जहां पे किसी बॉडी का वेट, सपोज करो किसी बॉडी को जिसका मास m है, आप अर्थ के सरफेस से किसी हाइट तक ऊपर लेके गए। आप बोलोगे सर अभी तो किया था ऐसा क्वेश्चन, नहीं हमें एनर्जी नहीं कैलकुलेट करनी, हमें वर्क डन भी नहीं निकालना, अब की वेट की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस पे उसका वेट होगा WS, मतलब सरफेस पे। तो बताओ सर इतनी हाइट पे जब आप उसको लेके जा रहे हो, वो हाइट बताओ, उसका वेट उस पर्टिकुलर हाइट पे जाने से इनिशियल वेट का 1/16 तो हो जाता है। ठीक है, उल्टा पूछ रहा है इसमें। मतलब जनरली क्वेश्चन पता है कैसे पूछता था कि अर्थ के सरफेस पे वेट इतना है, तो इतनी हाइट पे बताओ कितना होगा। और हाइट इसमें भी रेडियस के कंपैरेटिवली गिवन होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में गिवन होगी। डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ लो, द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/16 its weight on the surface of earth, then what is the value of that height। तो बताओ वो हाइट कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना भाई, याद रखना अर्थ के सरफेस पे वेट दे रखा है, किसी हाइट पे वेट पूछ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना जो बता रहा हूं। या इस तरीके से पूछा गया है कि किसी हाइट पे मैं लेके गया और वहां पे वेट इतना हो गया ओरिजिनल वेट का जब सरफेस पे था, तो पता है क्या यूज करना है, हाइट पे वेट इज इक्वल टू अर्थ के सरफेस पे जब बॉडी थी तब वेट इंटू r/r + h का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन यू हैव टू यूज डायरेक्टली, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। नो नीड टू अप्लाई द एक्चुअल फॉर्मूला, लेंदी करेंगे हम, इसको याद रखेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा सर ये ना हाइट पे जो वेट है ना वो दे रखा है आपको, कितना, ओरिजिनल वेट जो सरफेस पे होता है उसका 1/16, और ये है ही, और ये r/r + h का होल स्क्वायर। ये हो गया कैंसिल, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हटाओ, उस पे रूट आएगा, देखो ये आ जाएगा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं ये आएगा 1/16 पे रूट, और इधर आएगा r/r + h, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही है ना यार, 1/16 है तो ये 1/4 नहीं हो जाएगा रूट से बाहर आके, r/r + h क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उड़ा डालो, 10वीं क्लास की कैलकुलेशन, r को इधर लेके जाओ तो h आ गया 4r - r, यानी h आ गया 3r। उत्तरी जैसे पिछले क्वेश्चन किया था ना उसमें हाइट दे रखी थी बट एनर्जी पूछी थी, यहाँ पे वेट पूछ रहा है। तो देखो भाई, अगर आप अर्थ के सरफेस पे उसको 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे लेके जाओगे, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली 3 टाइम्स ग्रेटर डिस्टेंस पे, तो उसका जो वेट है ना, एक्चुअल वेट का 1/16 हो जाएगा। और आपको वैसे भी पता है अर्थ के सरफेस से बाहर जाने पे जी कम होता है तो वेट भी कम होगा। कूल, मस्त, मजा आ गया। याद रखियो, ठीक है, याद रखियो, दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लो और जल्दी से देख लो उसको, उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका यूज करना है, फटाक से उड़ा देंगे फिर। ठीक है, एक बार आप पढ़ोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो उड़ा देंगे ना बॉस। कैसे भाई, देखते हैं। उसने बोला है कि देखो अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया, उसने बोला एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, is orbiting in Earth at a height of 5r from the surface of Earth। मतलब अर्थ की ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, GSS है, ठीक है, और अर्थ के सरफेस से बाहर कितनी दूरी पे रह के, 5r की डिस्टेंस पे रह के, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा सर, ठीक है। फिर वो बोलता है कि इफ अनदर सैटेलाइट वो भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, बट कितनी डिस्टेंस पे, 2r गिवन, पढ़ लो, गिवन है, पढ़ लो, ठीक है। यानी ये वाला जो सैटेलाइट है ये अर्थ की डिस्टेंस से अर्थ के सरफेस से बाहर है, 2r डिस्टेंस पे, यहाँ पे अनदर सैटेलाइट है, ये कोई अदर सैटेलाइट है।
तो इसको मान लो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को आप सैटेलाइट 1 मानो और इसको सैटेलाइट 2 मान लो, ठीक है ना। तो ये भी रिवॉल्व कर रहा है इस तरीके से, ये भी घूम रहा है। तो पता है क्या पूछ रहा है, तो बताओ ये जो सैटेलाइट है जो 2 आवर डिस्टेंस पे है, अर्थ के सरफेस से 2 आवर डिस्टेंस अवे है, इसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा। जब भी टाइम पीरियड की बात करें, सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात करेगा ना, सो हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। 2 सैटेलाइट है, एक जियो स्टेशनरी है, याद करो वो जमाना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमेशा अर्थ के टाइम के इक्वल होता है 24 आवर्स, समझ गए होंगे 24 आवर्स। ओके, तो ये तो गिवन होने की मतलब यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मान के चल रहा है एग्जाम वाला कि आपको याद होगा, ठीक है, ये आपको याद होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम रहता है अर्थ के इक्वल, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, मतलब इसका चलो पता चल गया है, इसका कैसे निकालें, याद कर लो बॉस। टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उस पर्टिकुलर सैटेलाइट की, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। दिस इज थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ, समझ गए। फॉर्मूला बना लो, देखो T1 पहले सैटेलाइट का टाइम, दूसरे सैटेलाइट का टाइम इक्वल टू पहले की डिस्टेंस सेंटर से दूसरे की डिस्टेंस, होल पावर 2 नीचे जाएगा तो 3/2 हो जाएगी। ये याद रख लियो, ये याद रख लियो, डायरेक्ट पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा बढ़िया तरीके से। कैसे सर, मतलब क्या बोल रहे हो आप। देखो भाई मैं ये बोल रहा हूँ, T1 माना है आपने किसका, पहले सैटेलाइट का टाइम पीरियड हुआ है 24, ठीक है, यानी जियो स्टेशनरी का T2 निकालना है, और R1 डिस्टेंस किसी की होगी, सेंटर से डिस्टेंस लेनी है ये, जबकि सरफेस से डिस्टेंस दी है 5R, तो ये हो जाएगी R, तो टोटल R1 आ गई 6R। बस ये ख्याल रखना है, यू हैव टू टेक द सेंटर डिस्टेंस, यू नो द डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर, ओके, ये याद रखना है। तो R1 कितना आ गया सर, 6R ओवर दूसरे सैटेलाइट की डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से 2R है, तो सेंटर से कितनी होगी R, यानी टोटल होगी कितनी R2 3R। उत्तरी सर उड़ा देंगे अब तो हम इसको, अब रहने दो आप ये सोच रहे होंगे ना, रहने दो आप, अब हम खुद ही कर लेंगे, चलो कर ही देता हूँ। तो देखो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 2, ठीक है, ये 2 आएगा, बचपन वाली बातें हैं अब ये। 24 T2 इक्वल टू 2 की पावर 3/2, यू कैन राइट दिस, हाउ यू कैन राइट दिस, 3/2 आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 की पावर 1/2, इसकी पावर 1 ऐड करोगे यही आएगा ना, यानी यू कैन राइट 2, थोड़ा सा और बेसिक पे जाके मैंने आपको बता दिया है, तो यू कैन राइट बेसिकली दिस 2√2, ठीक है। हमें T2 चाहिए, तो ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो बॉस T2 आ गया 24/2 √2, 2 से कैंसिल करो 12, यानी 12/√2, और √2 से डिवाइड करो, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करके रैशनलाइज कर लो। तो क्या करना है सर, देख लो भाई, ये आएगा 6√2, चेक करो, ठीक है। तो T2 जो होगा, यानी सेकंड जो सैटेलाइट है उसको इतने आवर्स लगेंगे बॉस, उसकी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, एक चक्कर के लिए टाइम पीरियड उसका इतना होगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज द कंसेप्ट। एंड याद रखना, जब भी सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात करेगा, दिस इज द फॉर्मूला, इस तरीके से आप यूज करेंगे, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। और देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वो सब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, और आपको मजा आ गया होगा ना यार, देखो कितने मस्त वाले प्रॉब्लम है और कितने बेहतरीन औसम से इनके कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास, ठीक है। तो यार क्वेश्चन में बोला गया कि आप भी पढ़ लो, ठीक है। अब आपने पढ़ना है, बढ़िया तरीके से देखना है, डेटा क्या गिवन है, ठीक है ना। उसने बोला रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 2 सैटेलाइट्स की ही बात कर रहा है, ठीक है। अर्थ के 2 सैटेलाइट हैं, उनकी जो रेडियस दे रखी है, दोनों सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूमेंगे वो दे रखी है 4 and R, ठीक है। तो देख लो, सपोज करो ये है हमारे अर्थ, तो एक सैटेलाइट तो बिल्कुल इसके पास है एकदम, इसके बिल्कुल पास है, एक इससे दूर है, ठीक है। समझना आप ध्यान से, ये सैटेलाइट सपोज करो यहाँ होगा, इसको 1 मान लो, और ये सैटेलाइट 2 होगा, इसको 2 मान लो। जिसकी रेडियस R है बिल्कुल वो वेरी क्लोज टू द सरफेस होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज R सर, और जो दूर है उसकी 4 रेडियस, यानी सेंटर से लेंगे ना, वो 4R की डिस्टेंस पे होगा। तो उसने पता क्या बोला है, उसने बोला है इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज 3v, यानी जो A है ना, ये जो जिसकी 4R रेडियस है उसको 1 माना है उसने, मतलब A माना है, A वाला सैटेलाइट ये है, और ये वाला B सैटेलाइट है, ये वाला है ना, इसको ये घूम रहे हैं इसमें, ठीक है। तो उसने बोला कि इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है A वाले की, ठीक है, इसकी स्पीड दे रखी है आपको, दैट इज 3v, नॉट v, दैट इज 3v, क्लियर है। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, दैट इज b सैटेलाइट की स्पीड आपने निकालनी है। सो सैटेलाइट बी की स्पीड आपने निकालनी है, और दोनों सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब अगर दोनों सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, इट मींस व्हाट, उनके पास जो स्पीड होगी उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, या ऑर्बिटल स्पीड यू कैन से।
और दोस्तों ये तो सपनों में आता है, टेंशन नहीं है। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती थी, √g m/r, यानी एस्केप वेलोसिटी में यहाँ 2 होता था, बस इसमें 2 नहीं है, ये ध्यान रखना। √2 टाइम्स ये कम होती है, ठीक है, एस्केप से। दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ अब क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ये किसका मास है, अर्थ का, ये भी कांस्टेंट, तो ये केवल रेडियस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। अगर मैं इसको स्मॉल r मान लूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये √r पे डिपेंड कर रही है, तो हम इससे इक्वेशन बना लेंगे सर। मतलब चूंकि ये अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, उसका मास m है, तो अर्थ के मास पे डिपेंड करेगी, ये तो अपने मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। सो इनकी जो वेलोसिटीज होगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वेरी करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे v1/v2 इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे सेकंड वाली की डिस्टेंस ओवर फर्स्ट वाली की डिस्टेंस, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, उड़ा डालो बॉस। तो v1 क्या है सर, v1 किसको माना है, a को, उसकी वेलोसिटी ले लो 3v। v2 किसको माना है सर, b को, उसकी वेलोसिटी निकालनी है, √2 किसको माना है, b वाले को, b वाले की डिस्टेंस कितनी है बॉस, r, और जो पहले वाला है उसकी डिस्टेंस है 4r, ये हो गया कैंसिल, 3v/3v इक्वल टू vb, दिस इज 1/2। देखो ना यहाँ से 1/2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई उड़ा दो, दिस इज 6v। यानी वो जो सैटेलाइट है जिसकी जो डिस्टेंस है ना वो r है, कम डिस्टेंस है, जो वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस है, वो हाई स्पीड से घूम रहा होगा कंपैरेटिवली। आप ध्यान से समझेंगे बॉस, ठीक है। सो दिस इज योर कंसेप्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। ओके गाइस, एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो होता है उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ऑलरेडी आपके एग्जाम में इस पे काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो देखते हैं ना किस तरीके से यूज करना है, और बेसिक कंसेप्ट है उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे, ठीक है, तो मजा आने वाला है बॉस। तो हियर इज द क्वेश्चन आप देख लो, पढ़ लो, डायग्राम भी गिवन है इसमें। उसमें बोला है कि एक फिगर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट है किसी प्लैनेट का, ओके, एंड अबाउट जो प्लैनेट है जिसका मास m है, अबाउट द सन को उसने s से रिप्रेजेंट किया, ये सन है यहाँ पर, ठीक है, समझ जाना, ठीक है ना। और ये किसी प्लैनेट की और ऑर्बिटल जो ऑर्बिट है, इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्या पूछा है सर, वो पूछ रहा है कि अगर वो जो भी यहाँ पे प्लैनेट है वो C से D जा रहा है अगर, ठीक है ना, तो उसको टाइम लग रहा है t1। फिर अगर वो A से B जा रहा है तो टाइम लग रहा है t2, ठीक है ना। वो बोलता है इफ ये जो बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा है S से लेके SCD, यानी एरिया SCD, वो बोल रहा है अगर ये 2 टाइम्स है, जब वो A से लेके B तक जाएगा, यानी एरिया SAB, ठीक है, इससे डबल है, ये दे रखा है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, तो बताओ T1 T2 में क्या रिलेशन होगा। तो यार ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, देखो सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन याद आया आपको, सेकंड कैपलर्स लॉ, कम ऑन, क्या बोलते थे उसमें, देखो हमेशा प्लैनेटरी मोशन में जो एरियल वेलोसिटी होती है ना, dA/dt, ये हमेशा कांस्टेंट होगी। मतलब एरिया ये है, स्मॉल चेंज इन एरिया स्मॉल चेंज इन टाइम, यानी एरिया और टाइम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान देना, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं एरियल वेलोसिटी इसके लिए निकालूं, सपोज करो इसका एरिया है A1, इसका टाइम है यहाँ पे T1, इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया A2, इसका टाइम है T2, तो उसने बोला इनका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एरियल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस डायरेक्ट क्या करना है, दिस इज द कंसेप्ट, ये याद रखना है, इस रेशियो को बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, दिमाग में रखियो बॉस। अच्छा सर अब क्या करेंगे, दोनों अलग अलग एरिया का एरिया डिवाइड बाय टाइम, एरिया डिवाइड बाय टाइम निकालो और इक्वेट कर दो, कांस्टेंट करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं A1 T1 इक्वल टू A2 T2, अपने आप आंसर आ जाएगा बॉस, बेहतरीन तरीके से, है ना। ये है A1 किसको माना है सर, इसको, और इसको मतलब SCD, इसको मान लिया आपने A1, यानी A1 दे रखा है आपको 2 टाइम्स ऑफ SAB, यानी इसको माना है आपने A2, देख लो, यानी जो A1 है ना वो इस वाले एरिया से डबल है, ये दिया है उसने, तो 2 टाइम्स A2, तो A2 T2 उड़ा डालो, तो T1 कितना आ गया 2 T2, देख लो, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। चेक आउट द ऑप्शंस, कम ऑन गाइस। तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एक एडिशनल चीज बता दूं, ये है सन की पोजीशन, ठीक है ना। अगर वो सैटेलाइट यहाँ पे है, फिर वो यहाँ पे आता है, जैसे जैसे वो सन के पास आएगा, जैसे जैसे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं A पे स्पीड की बात करूंगा
और यहाँ पे सी पे स्पीड की बात करूंगा, ध्यान रखना VA वेरी क्लोज टू सन, सो द वेलोसिटी एट A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट C। याद रखना, सन के पास आने पे स्पीड बढ़ जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये भी पूछ सकते हैं ना भाई, तो इसी के थ्रू हमने समझ लिया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके बॉस, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यहाँ पे 3 लास्ट की प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और उनके थ्रू भी कुछ और अच्छे कंसेप्ट हमें सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 मान लिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास 1 kg go round a circular path of radius r, okay, under the action of their mutual gravitational attraction। come on, मतलब 2 पार्टिकल होंगे, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर। सो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। कम ऑन गाइस, देख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले सर्कुलर पाथ बना लो। बना लिया सर, ध्यान से समझियो। 2 ही पार्टिकल है और दोनों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। तो अगर एक पार्टिकल यहाँ पे माना है ना, तुमने पहला पार्टिकल जिसका मास कुछ होगा m, तो इसके जस्ट अपोजिट मानना है दूसरा। इस बात पे ध्यान देना, अगर 2 पार्टिकल की बजाय 4 हुए तो अपोजिट लेना है, एक इसके अपोजिट, एक इसके, एक इसके, एक इसके, ऐसे। सो सर अब क्या करेंगे, देखो अगर ये घूम रहे हैं, सपोज करो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो आपको पता है अगर ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, ठीक है, पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। मतलब इनके बीच में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं, उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगी, दिख रहा है आपको। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ है सर, और इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंटर की तरफ है तो ये काम करेगा सेंट्रीपिटल का। हमसे पूछा गया बताओ इनकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। दोनों सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं तो दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी और दोनों की लीनियर स्पीड भी सेम होगी। अगर v ओमेगा पूछे तो भी निकाल लेंगे, v पूछेगा तब भी निकाल लेंगे। तो क्या करना है सर, तो कंसेप्ट क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने का, दोनों पार्टिकल जो आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से चल रहे हैं वो म्यूचुअल फोर्स निकाल लो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, और उसको पुट करना है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई निकालते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता था, Gm1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है, और यह सेंट्रीपिटल क्या होता था सर, mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। r का मतलब यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, रेडियस, इसको d मान लो आप, d का मतलब दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस। गलत मत कर दियो, गलत होने के चांस होते हैं बॉस, ठीक है। अब देखो दोनों पार्टिकल का मास सेम ही है तो इसको m मानोगे, इसको भी m मानोगे, तो एक m हो गया कैंसिल, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा सर, देखो Gm ओवर d का मतलब क्या है, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, ये r प्लस ये r, यानी इसके डायमीटर के इक्वल है, 2r हो जाएगा ना, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, एक r कैंसिल, तो v स्क्वायर आपके पास आ गया Gm अपॉन 4r, तो v आ गया दोस्तों अंडर रूट ऑफ Gm अपॉन 4r। अगर लीनियर वेलोसिटी पूछता, स्पीड पूछता, तो दिस इज द आंसर, ठीक है ना, ये आंसर होगा। ज्यादा 2 को आप बाहर ले सकते हो, तो 2 को बाहर लोगे तो 1/2 हो जाएगा, अंडर रूट Gm अपॉन r हो जाएगा। r इज द रेडियस ऑफ द पाथ, सर्कुलर पाथ, ओके। सो लेकिन हमसे तो पूछा एंगुलर वेलोसिटी। यार एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, r ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में यही रिलेशन होता है। तो v की जगह क्या लिख सकते हो आप, दिस वन, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो भाई यहाँ लिखूंगा मैं r ओमेगा, और मेरे पास आंसर आया है अंडर रूट Gm अपॉन r, और यहाँ पे 1/2 पहले से ही है, ठीक है ना। ओमेगा यहाँ से हटा दो, निकालो ओमेगा, r नीचे जाएगा तो 2r हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये है तो यही सही है, नहीं है तो r को ना अंदर लेके जाओ, जब r अंदर जाएगा, रूट है तो r स्क्वायर अंदर जाएगा, समझ गए होंगे, r स्क्वायर अंदर जाएगा। भावनाओं की कदर करो, भावनाओं को समझो, r रूट के अंदर जाएगा तो ये r क्यूब है, एक r पहले से स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन। ऐसे ऑप्शन हो सकता है, आप चेक कर लो, जो भी होगा जहां से भी होगा पटक देना। तो दिस इज द कंसेप्ट कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना बॉस, ऐसे फोड़ के आना है, ठीक है। सो दिस इज द वे, ओके। तो बात करेंगे अब नेक्स्ट लास्ट 2 प्रॉब्लम्स, असम होने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके यार, तो अब एक ही क्वेश्चन ले लिया है हमने, और आप देख लो इसमें ऐसी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो भाई सीखना पड़ेगा ना, और कंसेप्ट सीखने के बाद इसको हम फोड़ देंगे, उड़ा देंगे। मतलब इस क्वेश्चन से आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलने वाले हैं, बेहतरीन है। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं इसको, है क्या, दुश्मन हमारा है क्या, ठीक है। उसने बोला है कि इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेल बना लिया है, यूनिफॉर्म है, स्फेरिकल है, अंदर इसके मास नहीं है, सरकमफेरेंस पे मास है m, और इसकी रेडियस है क्या r, ये बस मास यहाँ पे अंदर नहीं है।
सेल है, ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे। अब क्या बोल रहा है सर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा बॉस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में बोला है उत्तरी, इसमें तो 5 ऑप्शन है। ओ भाई कोई बात नहीं, कर लेंगे ना, कर लेंगे। ओके, सो पहले ऑप्शन में बोला है द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। कहां बोल रहा है, इनसाइड। पहले ध्यान से समझ लेना, इनसाइड बोल रहा है, इनसाइड दिस सेल, ठीक है, इसके अंदर। वो बोल रहा है इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे, चाहे सेंटर पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, अंदर होना चाहिए पॉइंट, कहीं भी हो बस अंदर होना चाहिए। वो बोल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना वो 0 है ना, वो 0 है। पहले ऑप्शन में बोला है ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, बिल्कुल डेफिनेटली हमेशा 0 होता है। ये आप समझ गए होंगे क्यों सर, क्योंकि अंदर की तरफ कोई मास नहीं होगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा 0 होता है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए बिल्कुल क्लियरली। अंदर के किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि मास सारा बाहर, अंदर के पॉइंट पे हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना है याद। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। उसने बोला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0, नो वे, नो नेवर। इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी 0 नहीं होगा, बल्कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड अगर 0 है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वो उस अंदर के पॉइंट पे। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है सर, वही होगा जो सरफेस पे होगा। और सरफेस पे कितना है सर, अंदर पे वही होता है जो सरफेस पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मास m है, रेडियस r है, तो आएगा -gm/r। ये होता है सरफेस पे, ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब जहां पे फील्ड 0 वहां पोटेंशियल कांस्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब 0 तो नहीं होगा, तो क्लियर है, ठीक है ना, ये तो क्लियर है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नॉट 0, तो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, अब आते हैं ऑप्शन सी पे। उसने बोला ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर, मतलब इसके अंदर हर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होगा। यस, ये फील्ड इसके अंदर है तो हर पॉइंट पे 0 ही होगा ना, अंदर होना चाहिए बस, पॉइंट 0 होगा मतलब सेम है हर पॉइंट, मतलब सी ऑप्शन भी हो गया करेक्ट। उड़ा डालो बॉस, उड़ा लो, मजा आ रहा है बॉस, कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ेंगे, लास्ट नहीं, डी पॉइंट क्या है हमारे पास, पढ़ लो आप। डी पॉइंट है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम। यस, इसके अंदर कहीं भी निकालो, अंदर का पॉइंट होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल। जी एम और आर इज द रेडियस, सेम रहेगा पोटेंशियल, अंदर का पॉइंट होना चाहिए, हर जगह सेम होने वाला है, कोई टेंशन नहीं है। ये भी करेक्ट हो गया, मजा नहीं आ गया, देखो है ना, उड़ा दिया ना हमने। अब लास्ट में ऑल ऑफ द अबव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कौन कौन से सही हो गए, ए, सी एंड डी। सो विच वन इज करेक्ट, ए, सी एंड डी, कम ऑन, ए, सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए, सी एंड डी करेक्ट आपके ऑप्शंस माने जाएंगे। सो दिस इज द कंसेप्ट, याद रखियो, जहां पे फील्ड 0 वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, 0 नहीं होता है। अगर करना है तो भाई कर सकते हो, देखो E इक्वल टू होता है -dV ओवर dr, आपको समझ में आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट है नेगेटिव में, और E अगर 0 करोगे तो ये 0 में जाएगा, तो dV 0 आएगा, तो V कांस्टेंट ही होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेट करोगे आप। ओके, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, तो याद रखना भाई, मस्त है ना। ओके, अब देखेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइज, अब लास्ट का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कंसेप्ट सेम लिया है मैंने, जिससे आपको एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आप एक बार देख लो, पढ़ लो ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि रेडियस के ही टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जब डेटा नहीं गिवन होता, मास नहीं गिवन होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि स्फेरिकल सेल है, फिर से सेल है, मतलब अंदर खोखला है, और अंदर हम अगर खोखला है, खोखला इन द सेंस एम्प्टी स्पेस है उसमें, और होलो है, उसके अंदर मास एडिशनली रखा जा सकता है, खुद का मास उसका स्फीयर के अंदर नहीं होगा, वो तो जस्ट सर्कमफेरेंस पे ही होगा। इसकी देख लो आप, और इस सेल का मास दे रखा है आपको 100 kg। अब उसने बोला इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो है भाई 50 मीटर, ठीक है, और इसके सेंटर पे एक एडिशनल मास रखा गया है 50 kg। अब की बार क्या किया, इसके सेंटर पे एक मास रख दिया 50 kg, ठीक है। बोल रहा है इसके सेंटर से 25 डिस्टेंस अवे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V है, तो बताओ वो V कितना है, बताओ वो V कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, अब ध्यान से समझियो। अगर ये ऐसा होता, देखना भाई, अगर ये ऐसा होता कि एक सेल होता और सेंटर से अंदर के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता, तो अभी बताया था मैंने, पोटेंशियल केवल सेल की वजह से होता था, कितना, -G/r, यानी वो G पे डिपेंड कर रहा है इस सेल के मास पे और इसकी रेडियस पे, अंदर के पॉइंट पे। चूंकि अंदर कोई एडिशनल मास नहीं है, तो यही आंसर होता।
लेकिन अगर इसके सेंटर पे कुछ मास रख दूं मैं m, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। और ये देखेंगे सेंटर से ये कितनी दूर है, r डिस्टेंस। तो फिर हम निकालते कि इस पॉइंट पर, इस p पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा ये तो होगा ही होगा सेल की वजह से, प्लस कम ऑन प्लस इसकी वजह से भी होगा। और वो कैसे लेंगे, प्लस ऐड करेंगे उसको, और आपको पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, माइनस जी इसका मास इनटू डिस्टेंस, ये बनेगा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कंसेप्ट, याद रखियो। क्योंकि सेल की वजह से वही होता है अंदर जो सरफेस पे है, क्योंकि कांस्टेंट रहता है। और अगर कोई एडिशनल मास सेंटर पे रखा है उसकी वजह से भी बनेगा, उसकी डिस्टेंस ले लेंगे, उसका मास ले लेंगे। सिंपल, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो तो V एट पॉइंट P पहले निकालो सेल की वजह से, ठीक है, तो आएगा माइनस जी सेल का मास ओवर रेडियस, ठीक है, फिर प्लस माइनस इसकी वजह से जी m1 मान लो उसको, इसकी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो क्या होगा सर, जी और माइनस का ना कॉमन ले लो बाहर, m सेल का मास दे रखा है 100, रेडियस दे रखी है देख लो 50 एरी, ठीक है, और प्लस यहाँ पे जी बाहर आ गया, m कितना है सर 50 kg, और उसकी डिस्टेंस कितनी है सर, यहाँ जिस पॉइंट पे निकालना है 25, हो गया ना बॉस, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 2 4, दिस इज माइनस 4g आएगा। नेट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P इज द माइनस 4g, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में अगर माइनस नहीं दिया तो मैग्नीट्यूड ले लेना, व्हाट इज दैट सर, 4g, समझ गए होंगे आप, 4g ले लेना बॉस, अदरवाइज ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज हाउ यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम। सर कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था, है ना, कंसेप्ट ये था सेल थ्योरम। यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, सब इसमें यूज किया जा सकता है। यहाँ पे पोटेंशियल पूछा था तो हमने पोटेंशियल उड़ा डाला। तो ये थे आपके बेहतरीन कुछ कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिनकी आप मस्त तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, हम और ऑसम से कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, और नीट के एग्जाम से पहले 1 वीक पहले तक आपको कंटेंट मिलता रहेगा, जिससे आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प की जा सके। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।